हाँ जी स्टूडेंट्स, तो बेटा हम चल अपना इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं क्लास 12th का फॉर न्यू सेशन 2022-23 के लिए। क्लियर है। और इसमें हम फर्स्ट यूनिट की बात कर रहे थे, नेशनल इनकम की। और उसके अंदर जो हमने चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, वो चैप्टर का जो नेम है वो क्या है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर है। हम इस चैप्टर की बात कर चुके हैं और ये चैप्टर हमने वहाँ तक कंप्लीट कर लिया, कहाँ तक, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम तक। ठीक ना, सर्कुलर फ्लो ऑफ, ये सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी, यहाँ तक बेटा सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी तक हमने एक चैप्टर क्या कर लिया, फिनिश कर लिया। क्लियर है। रियल फ्लो, मनी फ्लो हमने पढ़ा था। नेक्स्ट अब हम इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है, नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करने जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट। किसकी बात करने जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की बात करने जा रहे हैं। क्लियर है। इन्वेस्टमेंट क्या होती है, ठीक है बेटा। इन्वेस्टमेंट क्या होती है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक पर्सन है, ठीक है, ये एक पर्सन है, इसके पास 3 मशीन्स थी। कितनी मशीन थी प्रोडक्शन करने के लिए, इसके पास 3 मशीन्स थी प्रोडक्शन करने के लिए। क्लियर है यहाँ तक। इसके पास 3 मशीन्स थी प्रोडक्शन करने के लिए। इसने 2 मशीन्स न्यू परचेज कर ली, और परचेज कर ली, क्या करी, और परचेज कर ली। ठीक है। इस मशीन को हम क्या कहते हैं, जो फिक्स्ड एसेट होते हैं इसको हम कहते हैं बेटा कैपिटल स्टॉक। क्या कहते हैं, कैपिटल स्टॉक। जो भी फिक्स्ड एसेट हमारे पास रहता है उसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल स्टॉक। तो इसने 2 मशीन्स जो और परचेज की, इसके पास अब टोटल मशीन कितनी हो गई, टोटल मशीन्स अगर देखें बेटा कितनी हो गई, 5 मशीन्स हो गई। कितनी मशीन्स हो गई हैं टोटल, 5 मशीन्स हो गई हैं। तो ये जो 2 मशीन्स ऐड हुई है ना, पहले 3 थी, फिर 2 मशीन जो ऐड हुई की, 2 मशीन और उसने परचेज़ की, तो इसी को हम बेटा कहते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक है आपके पास, एग्जिस्टिंग जो कैपिटल स्टॉक है, एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक कितना है आपके पास, 3 मशीन का, उसमें जो एडिशन होता है उसी एडिशन को हम क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट। 2 मशीन की एडिशन हो गई और ये 2 मशीन को ही हम क्या कहेंगे, इन्वेस्टमेंट। क्लियर है, क्लियर है। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कि इन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्या होता है, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू, इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू increase in the stock of capital, in the stock of capital, मैं ये कह सकता हूँ। क्लियर है। और बेटा इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है दूसरा नाम, जल्दी से बता दो मुझे। इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम है कैपिटल फॉर्मेशन। इसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, कैपिटल फॉर्मेशन। क्लियर है। तो आप लिख सकते हो, इट इज़ ऑल्सो नोन एज, इट इज़ ऑल्सो नोन एज कैपिटल फॉर्मेशन। कोई प्रॉब्लम किसी को इसमें, किसी को कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्लियर हो गया कि इंक्रीज इन एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक इज नोन एज इन्वेस्टमेंट। क्लियर है, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट एक बेटा टर्म आती है, जो हमारे कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उन्हें तो इस टर्म का मीनिंग ऑलरेडी पता ही होगा, डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन। क्लियर है। एक टर्म आती है जिसका नाम है डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन का मतलब क्या होता है, वैसे अगर मैं बात करूँ, रिड्यूसिंग वैल्यू ऑफ द एसेट। कि डेप्रीशिएशन का मीनिंग क्या है, जैसे आप बेटा एक बाइक लेके आए, ठीक है ना, और वो बाइक आपने कितने की परचेज़ की है, 50,000 की परचेज़ की है। परचेज़ कितने की करी, 50,000 की परचेज़ की। आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद उसकी वैल्यू अब कितनी रह जाएगी, मान लो 45,000 रह गई। तो 50,000 की बाइक की वैल्यू अब कितनी रह गई है, 45,000। ये जो वैल्यू रिड्यूस हुई है ना, ये जो वैल्यू क्या हुई है, ये जो वैल्यू रिड्यूस हुई है, वैल्यू रिड्यूस हुई है, जो ये 50,000 से कितनी हो गई,
45,000 होगी। इस वैल्यू रिड्यूस को ही हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन कितना है 5,000। 50,000 की चीज़ 45,000 की रह गई, इसका मतलब 5,000 कम हो गई। तो जो वैल्यू कम होती है, जितनी अमाउंट से वैल्यू कम होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक। तो हम कह सकते हैं डेप्रिसिएशन का मीनिंग कह सकते हैं कि इट रेफर्स टू fall in the value of fixed assets में जो वैल्यू कम हो रही है धीरे धीरे, ड्यू टू नॉर्मल वेयर एंड टियर accidental damages due to normal wear and tear, accidental damages and ठीक है, and इसको and expected obsolescence ठीक है, ऑब्सोलेंस। तो क्या लिखा हमने, एक वियर एंड टियर, इसको जरा बॉक्स में कन्वर्ट कर लो, और ये एक्सीडेंटल डैमेजेस। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन का मीनिंग क्या है, रेफर्स टू फॉल वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में जो फॉल हो रहा है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू किन कारणों से, नॉर्मल वेयर एंड टियर मतलब होता है कि छोटी मोटी टूट फूट से जो वैल्यू कम हो जाती है किसी एसेट की, उसे कहते हैं। क्लियर, नॉर्मल वेयर एंड टियर। एक्सीडेंटल डैमेजेस, कोई हम प्रोडक्ट लेके आए, उसका एक्सीडेंट हो गया तो उसकी वैल्यू एकदम से रिड्यूस हो जाएगी। या फिर एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस का मतलब क्या होता है कि हमें पता है कि 1 साल बाद इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, इसे कहते हैं एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। हम चाह के भी रोक नहीं सकते कि वैल्यू कम होने से, उसे कहते हैं एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, मतलब होनी है। क्लियर है, कोई भी चीज़ हम लेके आते हैं जो, और वो उसकी वैल्यू कम होनी है, हमें पता है, तो इसे कहते हैं एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, जिसे हम रोक नहीं पाएंगे। क्लियर है यहाँ तक। तो डेप्रिसिएशन का मतलब होता है फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, ड्यू टू नॉर्मल वेयर एंड टियर, एक्सीडेंटल डैमेजेस और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। क्लियर है यहाँ तक, हाँ जी क्लियर है, कोई प्रॉब्लम, ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, वेट अ सेकेंड। ठीक है, क्या लिखा था बेटा यहाँ पे, वैल्यू ठीक है, ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये सारा इरेज हो गया, फिक्स्ड एसेट, ठीक है, ड्यू टू नॉर्मल वेयर एंड टियर, एक्सीडेंटल डैमेजेस एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। क्लियर है, चलो जी, डेप्रिसिएशन का मीनिंग भी क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो टर्म है उसका जो मीनिंग हमें बड़े ध्यान से समझना है। नेक्स्ट टर्म है डोमेस्टिक टेरिटरी। क्लियर है, या फिर इसे हम इकोनॉमिक टेरिटरी भी कह सकते हैं, इकोनॉमिक टेरिटरी। क्लियर है। डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है बेटा, डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा इंडिया है, ये हमारा क्या है, इंडिया है, ठीक है। डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है, इंडिया जितने भी एरिया में गुड्स एंड सर्विसेज पर्सन्स फ्रीली मूव कर सकेंगे। जैसे हमने गुड्स भेजने हैं, चेन्नई भेजने हैं, हरियाणा भेजने हैं, मुंबई भेजने हैं, कहीं भी भेजने हैं, तो हम फ्रीली अगर मूव कर सकेंगे
अब अमेरिका भेजने हैं तो हमें टैक्स ड्यूटी देनी पड़ेगी, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट भेजने हैं तो एक्सपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ेगी। क्लियर है, बड़ी सारी ड्यूटीज देनी पड़ेंगी, अमेरिका को भी देनी पड़ेंगी। बट इंडिया के अंदर तो हम फ्रीली कहीं भी मूव कर सकते हैं, पर्सनस भी फ्रीली मूव कर सकते हैं कहीं भी। तो जितने एरिया में आप फ्रीली मूव कर सकते हो, क्लियर है, उस एरिया को क्या कहेंगे, डोमेस्टिक टेरिटरी। फॉर एग्जांपल अभी हम इतने एरिया में, इंडिया के है ना, ये इंडिया में नीचे की शेप बनाई है, आप पूरा मैप समझो कि इंडिया की ये डोमेस्टिक टेरिटरी है, हम कह सकते हैं। क्लियर है, बाउंड्री इंडिया की, इसको हम डोमेस्टिक टेरिटरी कह सकते हैं कि इसके अंदर अंदर डोमेस्टिक टेरिटरी है। बट एक बात बताऊँ तो डोमेस्टिक टेरिटरी ये नहीं होती, डोमेस्टिक टेरिटरी इससे बाहर भी होती है, जैसे श्रीलंका है, ठीक है। तो उस क्या होता है कि जनरली इधर कुछ एरिया तक इंडिया का टेरिटोरियल वाटर होता है, टेरिटोरियल वाटर इंडिया का होगा, और कुछ दूर तक किसका होगा, श्रीलंका का होगा, और बीच में ज़्यादातर इंटरनेशनल वाटर रहता है। क्लियर है। चलो फिलहाल टेरिटोरियल वाटर जो है, तो अब इंडिया का जो टेरिटोरियल वाटर है, इसके अंदर भी अगर कोई चीज़ गुड्स एंड सर्विसेज निकलती है, टेरिटोरियल वाटर के अंदर अंदर कोई गुड्स एंड सर्विसेज निकलती है, मान लो यहाँ पे कोई गुड्स एंड सर्विसेज निकलती है, तो उसको भी हम क्या कहेंगे कि ये हमारी जो प्रोडक्शन हुई है विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी प्रोडक्शन हुई है। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक। चलो जी, ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आ गया। चलो तो देखो डोमेस्टिक टेरिटरी का मीनिंग देखो। डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है कि इंडिया की बाउंड्री के अंदर अंदर कह सकते हैं हम, ये भी चीज़ अगर ज़्यादा उसमें नहीं समझना हमें तो देखो डोमेस्टिक टेरिटरी का मीनिंग लिखो मेरे साथ साथ। डोमेस्टिक टेरिटरी, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, इज ए ज्योग्राफिकल टेरिटरी, इसको हम ज्योग्राफिकल टेरिटरी भी कह सकते हैं। ज्योग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटेड, मतलब उतना ज्योग्राफिकल एरिया जो एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा। एडमिनिस्ट्रेट मतलब चलाया जाता है, एडमिनिस्ट्रेटेड बाय गवर्नमेंट, ठीक है ना। वो ज्योग्राफिकल एरिया, जितना एरिया में हमारी गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन कुछ भी चीज़ें बना सकती है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर सकती है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटेड बाय गवर्नमेंट विद इन विच persons, goods and capital circulate freely, ठीक है ना, ये सर्कुलेट फ्रीली। क्लियर है यहाँ तक। जो गुड्स हैं, कैपिटल है, जो पर्सन्स हैं, जो गुड्स हैं, जो कैपिटल है, वो अगर सर्कुलेट फ्रीली कर सकती है जितने एरिया में, उसे हम क्या कहेंगे, डोमेस्टिक टेरिटरी। क्लियर है। आगे हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा स्कोप, कि इसका कितना स्कोप है, स्कोप, ठीक है ना, मतलब किस किस एरिया को हम कहेंगे कि ये डोमेस्टिक टेरिटरी है, किस किस एरिया को डोमेस्टिक टेरिटरी कहेंगे, इसमें हम ये पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक। तो देखो ज़रा तो फर्स्ट पॉइंट है, किस किस चीज़ को हम कहेंगे। फर्स्ट पॉइंट है, लिखो मेरे साथ साथ, पॉलिटिकल फ्रंटियर्स इंक्लूडिंग टेरिटोरियल वाटर, मैंने जो अभी एक्सप्लेन किया था। क्लियर है, मैंने जो अभी एक्सप्लेन किया था कि इंडिया के बाहर जहाँ तक कुछ देर दूर तक क्या रहेगा, इंडिया का वाटर रहेगा, तो इस चीज़ को हम क्या कह रहे हैं, टेरिटोरियल वाटर। क्लियर है, टेरिटोरियल वाटर एंड एयर स्पेस, और आपको पता ही है कि सब कंट्री की अपनी एयर स्पेस भी होती है। क्लियर है,
मतलब उस एरिया में कोई और कंट्री का हवाई जहाज नहीं आ सकता। उतने एरिया को हम क्या कहते हैं, अपनी एयर स्पेस कहते हैं, और उसी को हम डोमेस्टिक टेरिटरी भी कह देते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? और किस किस को कहेंगे, जो एम्बेसीज होती हैं बाहर हमारी लोकेटेड होती हैं, उसको भी, चाहे अमेरिका में लोकेटेड है बट उसको भी हम अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट ही मानेंगे। मान लो ये इंडिया है, ठीक है ना, मान लो ये इंडिया है और इंडिया की एम्बेसी कहाँ लोकेटेड है, अमेरिका में, ठीक है ना, अमेरिका में लोकेटेड है। तो इंडिया की एम्बेसी अगर अमेरिका में भी लोकेटेड है तो इस एम्बेसी में भी जो भी काम होंगे इसके डिसीजन कौन ले रहा है, इंडिया में बैठे बैठे। क्लियर है? तो इसको भी हम अपनी इसके अंदर जो भी डिसीजन हो रहे हैं इसको भी हम अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी का ही पार्ट मानेंगे। क्लियर है? जो एम्बेसी हमारी बाहरले देश में बैठी हुई है, तो इंडियन एम्बेसी को भी हम डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट मानेंगे। मिलिट्री हाउसेस को भी हम डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट मानेंगे, मिलिट्री हाउसेस एटसेट्रा लोकेटेड लोकेटेड अब्रोड, अब्रोड बाहरले देश में कहीं लोकेटेड है, ठीक है ना, बट जो लोकेट है विद इन द पॉलिटिकल फ्रंटियर्स, मतलब हमारी हमारी कंट्रोल में, पॉलिटिकली हमारे अंदर है वो। क्लियर है? अब बाहर तो लोकेटेड है लेकिन जो डिसीजन लिए जा रहे हैं वो हमारी गवर्नमेंट के द्वारा लिए जा रहे हैं, उस उन से रिलेटेड। क्लियर है? तो उसे भी हम क्या कहेंगे, डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट कहेंगे। बट इंक्लूडिंग दोज लोकेट्स विद इन द political within the political frontiers। क्लियर है? विद इन द पोलिटिकल फ्रंटियर्स। थर्ड पॉइंट है, अब हमारी कंट्री के शिप्स वगैरह देखो, ये हमारी कंट्री है, हमारी कंट्री का एक शिप, मेरी ड्राइंग बड़ी गंदी है, हमारी कंट्री का एक शिप चला गया अमेरिका, ठीक है ना, और हमारी कंट्री का ये जो शिप है, हमारी कंट्री का ये जो शिप है, 2 मिनट में पहले ड्राइंग अच्छी बनाऊंगा आज, तब मैं आगे समझाऊंगा। फाइनली डन, ठीक है ना, चलो। तो हमारी कंट्री का जो शिप है, हमारी कंट्री का जो शिप है वो चला गया अमेरिका में, ठीक है। तो अब यहाँ भी जो डिसीजन लिए जा रहे हैं, शिप में जो डिसीजन लिए जा रहे हैं वो तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ही ले रही है, या इंडिया में बैठे हुए लोग ले रहे हैं, इंडिया के रेजिडेंट ले रहे हैं, किसी रेजिडेंट का, इंडिया के किसी रेजिडेंट का वहाँ पे शिप है, मतलब उसका शिपिंग बिजनेस है, उसका शिप बाहर जा रहा है, एक इस आपस में इस कंट्री में ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, इंडिया से सामान अमेरिका पहुँचाता है और अमेरिका से सामान कहाँ पहुँचाता है, इंडिया में पहुँचाता है। क्लियर है? तो जब हमारा शिप जाके, इंडियन शिप जाके अमेरिका में खड़ा हो गया तो ये कहेंगे कि अमेरिका का शिप है? नहीं, तब भी ये कहेंगे कि ये जो शिप यहाँ खड़ा है ये भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का ही पार्ट है, इसके अंदर जो भी चीज़ें होंगी वो हम अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी का ही पार्ट मानेंगे। अगर इसके अंदर कोई इनकम ये अर्न हो रही है तो हम ये कहेंगे, इस शिप के अंदर मान लो कोई इनकम अर्न हो रही है तो हम यही कहेंगे कि विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ये इनकम अर्न हुई है, मतलब विद इन इंडिया ही ये इनकम अर्न हुई है, हम ये कहेंगे। भले यहाँ पे शिप खड़ा होकर कोई इनकम अर्न कर रहा है बट हम क्या कहेंगे कि हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही शिप ने इनकम अर्न की, भले अमेरिका पे खड़ा हुआ है। क्लियर है? क्योंकि गया इंडिया से ही है, समझी बात, इंडिया के रेजिडेंट का ही शिप है, वो शिपिंग बिजनेस करता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो। तो देखो इधर, देखो इधर, थर्ड पॉइंट, शिप्स शिप्स एयरक्राफ्ट्स, एयरक्राफ्ट्स भी इसी तरीके से एटसेट्रा ऑपरेटेड ऑपरेटेड बाय बाय द रेजिडेंट बाय द रेजिडेंट्स बिटवीन टू और मोर कंट्रीज, बिटवीन टू और मोर कंट्रीज। क्लियर है? दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज में अगर शिप्स वगैरह जा रहे हैं तो भी वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट ही होंगे। क्लियर है यहाँ तक?
ठीक है बेटा। नेक्स्ट मूव टू फोर्थ पॉइंट। हम फोर्थ पॉइंट की तरफ चल रहे हैं। फोर्थ पॉइंट में बेटा क्या है कि जो फिशिंग वेसल है, फिशिंग वेसल मछुआरे जो होते हैं मछलियाँ पकड़ते हैं, ठीक है ना, उसे कह रहे हैं फिशिंग वेसल जो होते हैं, या ऑयल एंड नेचुरल गैस, कुछ भी ये चीज़, ऑयल एंड नेचुरल गैस, ठीक है, ये जो ऑपरेट हो रही है, ऑपरेटेड बाय, ऑपरेटेड बाय, ऑपरेटेड बाय, ऑपरेटेड बाय रेजिडेंट्स, ऑपरेटेड बाय रेजिडेंट्स इन द इंटरनेशनल वाटर। अभी मैं सब समझाता हूँ ये दोबारा, पहले लिख लूँ मैं, इन द इंटरनेशनल वाटर और अदर एरियाज, और अदर एरियाज over which country enjoy exclusive rights और jurisdiction। क्लियर है? jurisdiction, ठीक है, आ रहा है बेटा। देखो समझो ये क्या है, लिखा है फिशिंग वेसल एंड ऑयल नेचुरल गैस ऑपरेटेड बाय रेजिडेंट। ऑपरेटेड बाय रेजिडेंट का मतलब क्या है कि भाई जो भी बेटा, देखो ये इंडिया है, तो जो भी, ये मैंने कहा था कि इंडिया का वाटर है कुछ लिमिट तक, और फिर कुछ लिमिट के बाद जो वाटर आ जाता है वो इंटरनेशनल वाटर आ जाता है। ये इंटरनेशनल वाटर है, ठीक है ना, इंटरनेशनल वाटर। वो कह रहे हैं कि इंटरनेशनल वाटर में भी अगर कुछ चीज़ निकलेगी, ठीक है ना, लिखा है फिशिंग वेसल, फिशिंग वगैरह जो भी निकलेगी, ऑयल एंड नेचुरल गैस जो ऑपरेट की जा रही रेजिडेंट्स के द्वारा। रेजिडेंट कौन होता है अभी हम पढ़ेंगे, इंडिया के रेजिडेंट की बात हो रही है। इन द इंटरनेशनल वाटर, इंटरनेशनल वाटर में कोई चीज़ निकल के आ रही है, अदर एरियाज़ में कोई चीज़ निकल के आ रही है। अदर एरिया कौन से एरिया, जिस पे कंट्री का राइट है, ज्यूरिडिक्शन राइट है, मतलब कंट्री कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशन वहाँ पे बना सकती है, ऐसे एरिया से कोई चीज़ निकल के आ रही है, ठीक है ना। ये इंडिया है, ठीक है, और ये मैंने कहा था इंडिया के अंदर ये यहाँ पे श्रीलंका है, और मैंने बताया था कि यहाँ तक इंडिया का टेरिटोरियल वाटर है। और ये जो है, ये मान लो बेटा, ये मान लो ये जो है ये इंटरनेशनल वाटर है, और यहाँ पे श्रीलंका का वाटर है, ठीक है ना, इतना ये इंटरनेशनल वाटर है, मान लो इंटरनेशनल वाटर। तो कह रहे हैं कि इंटरनेशनल वाटर में भी अगर कोई चीज़ निकल के आ रही है और वो इंडिया का रेजिडेंट निकाल रहा है, इंडिया का रेजिडेंट निकाल रहा है, तो वो चीज़ भी ये मानी जाएगी कि हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर निकल के आई है। क्लियर है? उस गुड्स एंड सर्विसेज को, मान लो ऑयल नेचुरल गैस जो निकल के आ रही है वो इंटरनेशनल वाटर से निकल के आ रही है, मैं IW लिख रहा हूँ इंटरनेशनल वाटर को, इंटरनेशनल वाटर से निकल के आ रही है ऑयल एंड नेचुरल गैस। क्लियर है? तो वो भी क्या मानी जाएगी, वो भी क्या मानी जाएगी, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर से निकल के आई है। हम ये मानेंगे कि ये जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है ना, ये जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस हुए हैं। तो कोई भी चीज़ें अगर इंटरनेशनल वाटर में निकल के आती है और वो निकालता कौन है, इंडिया का रेजिडेंट, तो हम ये मानेंगे कि वो जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी प्रोड्यूस हुई हैं। क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी क्लियर है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलो नेक्स्ट इरेज कर दूँ मैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ एक इम्पोर्टेंट टर्म्स, नॉर्मल रेजिडेंट, किसकी मैं बात करने जा रहा हूँ, नॉर्मल रेजिडेंट्स क्या होते हैं या कौन होते हैं, नॉर्मल रेजिडेंट, ठीक है ना, नॉर्मल रेजिडेंट कौन होते हैं, इसकी मैं बात करने जा रहा हूँ।
तो नॉर्मल रेजिडेंट कौन होते हैं? जो इंडिया में रहते हैं। देखो रेजिडेंट एक सिटीजन होते हैं। सिटीजन कौन होते हैं? इंडिया के नागरिक। और रेजिडेंट कौन होते हैं? देखो इंडिया के सिटीजन जो होगा वो बाय बर्थ होगा। अमेरिका में वो चाहे 10 साल से रह रहा है, लेकिन उसका बर्थ इंडिया में हुआ है तो कहेंगे इंडिया का सिटीजन है एक तरीके का, ना ये कि भाई ठीक है ना, नागरिक है एक तरीके का। लेकिन रेजिडेंट कोई भी हो सकता है। इंडिया में कोई अमेरिका का पर्सन आके रह रहा है 10 साल से, तो उसे कहेंगे कि ये रेजिडेंट हो गया यहाँ का। क्लियर है? यहीं पे रह रहा है, यहीं पे खा रहा है, यहीं पे कमा रहा है, तो उसे क्या कहेंगे? इंडियन रेजिडेंट कहेंगे। और वो इंडिया का सिटीजन नहीं हुआ। अमेरिका का बंदा है, इंडिया में आके रह रहा है, पर वो इंडिया का सिटीजन नहीं हुआ। तो फिलहाल हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि रेजिडेंट कौन होता है। तो रेजिडेंट मैंने बता दिया कि जो भी पर्सन इंडिया में रह रहा है उसे हम क्या कहेंगे? रेजिडेंट। मोर देन 1 ईयर से रह रहा है। क्लियर है? तो फिलहाल ये मैं लिखने जा रहा हूँ। इट रेफर्स इट रेफर्स टू एन it refers to an individual it refers to an individual or an institution who ordinarily resides in the country। एक ऐसी कंट्री में रह रहे हो आप, इन द कंट्री एंड मेन जो लाइन है वो ये है, हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट lies in that country। वो कह रहे हैं कि कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी इंस्टीट्यूशन का मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी इंस्टीट्यूशन जो इंडिया में रिजाइड कर रहा है, कंट्री में, इंडिया की कंट्री में रिजाइड कर रहा है, और जिसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में लाइज करता है, उसे हम क्या कहेंगे? नॉर्मल रेजिडेंट। कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी इंस्टीट्यूशन जो रिजाइड करता है इंडिया में, जिसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ पे है? सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ पे? उसी कंट्री में, उसे क्या कहेंगे? नॉर्मल रेजिडेंट। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब क्या था बेटा? क्या है कि वो रह कमा खा यहीं पे रहा, जिस कंट्री में रह रहा है, कमा रहा है, खा रहा है, उसे कहेंगे इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन दैट कंट्री। उसके कि उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ पे है? उस कंट्री में। जो भी पर्सन रह कमा खा यहाँ रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? यहीं पे कमा रहा है, यहीं पे खा रहा है। क्लियर है? उसे हम क्या कहेंगे? नॉर्मल रेजिडेंट। बात समझ आ रही है कि जिसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ पे होगा? मतलब इंडिया के रिसोर्सेज यूज़ करके जो कमा रहा है, उसे हम कहेंगे और यहीं पे खा रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? नॉर्मल रेजिडेंट। क्लियर है? क्योंकि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ पे? इंडिया में ही है, खा कमा यहीं पे रहा है। क्लियर? उसे हम क्या कहेंगे? नॉर्मल रेजिडेंट। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि इसके अंदर हम किस किस पर्सन को नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहेंगे। इट्स नॉट इंक्लूडेड। इसके अंदर किस किस को नहीं हम इंक्लूड करेंगे कि कौन कौन जो पर्सन है वो नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होते। तो कौन कौन से पर्सन नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होते? बताओ बेटा, कौन कौन से पर्सन? तो फर्स्ट पॉइंट है, कौन से पर्सन नहीं होते नॉर्मल रेजिडेंट? फर्स्ट पॉइंट है बेटा, फॉरेन टूरिस्ट। जो फॉरेन टूरिस्ट होते हैं, फॉरेन टूरिस्ट जो यहाँ घूमने के पर्पज़ से आए हुए हैं, एंड विजिटर्स। ठीक है ना? फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स जो यहाँ घूमने के पर्पज़ से आए हुए हैं, वो नहीं होते नॉर्मल रेजिडेंट। क्लियर है? कोई ताजमहल देखने आया तो हम उसे कहेंगे कि तो नॉर्मल रेजिडेंट है? नहीं। क्लियर है? ऐसे पर्सन को हम लोग, क्योंकि वो कमा यहाँ नहीं रहा है, वो घूमने के पर्पज़ से आया है। मैंने कहा जो खाएगा कमाएगा रहेगा यहाँ पे, उसे कहेंगे नॉर्मल रेजिडेंट। क्लियर है? ठीक है। फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसी,
foreign staff of embassies, foreign staff of embassies, clear, officials, diplomats, diplomats and member of armed forces, and member of armed forces, armed forces and member of armed forces of a foreign country, of a foreign country, of a foreign country। देखो देखो क्या लिखा है, फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज। जैसे ये इंडिया है, इंडिया में अमेरिका की एम्बेसी यहाँ पे है दिल्ली में। ऑफिशियल डिप्लोमेट्स, मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ऑफ ए फॉरेन कंट्री। मतलब कि इस एम्बेसी में जो फॉरेन बंदे काम कर रहे हैं, अमेरिका के जो पर्सन काम कर रहे हैं, अमेरिका के पर्सन जो इसमें काम कर रहे हैं, उन पर्सनस को हम नॉर्मल रेजिडेंट नहीं मानेंगे। क्लियर है? भले इंडिया के अंदर है वो पर्सन, अमेरिका की एम्बेसी में अमेरिका के जो पर्सन काम कर रहे हैं उनको हम नॉर्मल रेजिडेंट नहीं मानेंगे। तो हमारी कंट्री में जो भी एम्बेसीज हैं उनके अंदर जो स्टाफ है उनको हम नॉर्मल रेजिडेंट बिल्कुल नहीं मानेंगे। क्लियर है? ऑफिशियल डिप्लोमेट्स, किसी काम से कोई और कंट्री के डिप्लोमेट्स आए हुए हैं हमारी कंट्री में, उसे भी हम नॉर्मल रेजिडेंट नहीं मानेंगे। मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, किसी कंट्री की आर्म आर्मी यहाँ पे ट्रेनिंग लेने आई हुई है हमारी कंट्री में, भले उन्हें 1 साल से ज़्यादा रहते हुए हो गया, पर उसे भी हम नॉर्मल रेजिडेंट नहीं मानेंगे। क्लियर है? बताओ यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपकी कंट्री में कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसे भी हम नॉर्मल रेजिडेंट नहीं मानेंगे। 2 मिनट बेटा, उसे भी हम नॉर्मल रेजिडेंट नहीं मानेंगे। चलो इंटरनेशनल, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इसको भी हम नहीं मानेंगे नॉर्मल रेजिडेंट। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन समझ रहे हो कि इंडिया के अंदर WHO है, मान लो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वैसे है तो अमेरिका में, लेकिन इंडिया के अंदर मान लो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। इंटरनेशनल कोई ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वैसे है तो अमेरिका में, लेकिन हम मान रहे हैं कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इंडिया में है। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसको भी हम नॉर्मल रेजिडेंट नहीं मानेंगे। ऐसे इंस्टीट्यूट को भी हम नॉर्मल रेजिडेंट नहीं मानेंगे। क्लियर है? ठीक है। अब इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में कोई पर्सन 1 साल से कम रहा है इंडिया में, 1 साल से, मैं हिंदी में लिख देता हूँ, 1 साल से कम रहा, ठीक है ना, कम रहा है इंडिया में, 1 साल से कम रहा है इंडिया में, ठीक है। इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में कोई पर्सन काम कर रहा है वो, लेकिन 1 साल से कम रहा, उसको भी हम नॉर्मल रेजिडेंट नहीं मानेंगे, उसको भी हम नॉर्मल रेजिडेंट नहीं मानेंगे। क्लियर है? तो मैं लिखने जा रहा हूँ कि एम्प्लॉयज़ ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉयज़ ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉयज़ ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टेइंग लेस देन 1 ईयर, कि कोई पर्सन 1 साल से कम रह रहा है। एम्प्लॉयज़, कहाँ के एम्प्लॉयज़, कहाँ के एम्प्लॉयज़ बताओ? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ 1 साल से कम अगर रह रहे हैं तो उन्हें नॉर्मल रेजिडेंट नहीं मानेंगे। क्लियर है? उन्हें नॉर्मल रेजिडेंट नहीं मानेंगे। इज देयर एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? क्लियर है? चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, क्रू मेंबर्स, क्रू मेंबर्स of foreign vessels, of
फॉरेन वेसल्स, ये इंडिया है, ये अमेरिका है। अमेरिका को कोई शिप यहाँ पे आके खड़ा हुआ है, ठीक है ना, अमेरिका का कोई शिप यहाँ पे आके खड़ा हुआ है। फिर से मेरी ड्राइंग जो है गलत बन गई। अमेरिका का कोई शिप यहाँ पे आके खड़ा हुआ है, क्लियर है। अमेरिका को कोई शिप यहाँ पे आके खड़ा हुआ है, अमेरिका का शिप इंडिया में। तो इसके अंदर जो क्रू मेंबर हैं, जो इसके अंदर एम्प्लॉयज़ हैं, उनको भी हम नॉर्मल रेजिडेंट नहीं मानेंगे। इसके एम्प्लॉयज़ को नॉर्मल रेजिडेंट नहीं मानेंगे हम, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। तो इसके स्टाफ को हम नॉर्मल रेजिडेंट नहीं मानेंगे, भले वो इंडिया में 1 साल से ज़्यादा रह रहे हैं तब भी नहीं मानेंगे, ठीक है ना। कॉमर्शियल ट्रैवलर, कोई कॉमर्शियल ऐड करने आए हुए हैं यहाँ पे, कॉमर्शियल ट्रैवलर्स, ठीक है ना, वो जो ऐसे होते हैं ना ट्रैवलर्स, लेके निकल जाते हैं कि हम पूरी दुनिया की सैर करने जा रहे हैं, किसी एडवर्टीजमेंट को लेके कि हमने सबको दिखाना है। कॉमर्शियल ट्रैवलर्स एंड सीजनल वर्कर्स, इनको भी हम नहीं मानेंगे नॉर्मल रेजिडेंट, जो सीजनल वर्कर है। और बॉर्डर के जो वर्कर हैं उनको भी नॉर्मल रेजिडेंट नहीं मानेंगे। चलो, बॉर्डर वर्कर्स इज़ ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड इन नॉर्मल रेजिडेंट। तो ये सारी चीज़ें थी इसके अंदर, ठीक है। हमने क्या क्या पढ़ा, नॉर्मल रेजिडेंट पढ़ा। नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है, कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी इंस्टीट्यूशन जिसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ पे है, इंडिया में, उसे हम क्या कहेंगे, नॉर्मल रेजिडेंट। इसके अंदर क्या इंक्लूड नहीं करते, इट्स नॉट इंक्लूड, मतलब किस किस पर्सन को हम नॉर्मल रेजिडेंट नहीं मानते, फॉरेन टूरिस्ट और विजिटर्स को, जो भी फॉरेन स्टाफ, जो भी हमारी इंडिया की जो भी, जैसे जो भी हमारा वो है, मान लो ये इंडिया है, ठीक है ना, 2 मिनट बेटा, हाँ, मान लो इंडिया के अंदर जो भी फॉरेन एम्बेसी में जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उसे हम नहीं मानेंगे। अमेरिका की एम्बेसी यहाँ पे इंडिया में, उसके अंदर जो एम्प्लॉयज़ कर रहे हैं उसको भी हम नहीं मानेंगे नॉर्मल रेजिडेंट। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अगर इंडिया में है तो उसे भी नहीं मानेंगे हम, क्लियर है। ये जस्ट हमने एज्यूम की है, क्लियर है, एज्यूम की है हमने। एम्प्लॉयज़ ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टेइंग लेस देन 1 ईयर, ठीक है। एम्प्लॉयज़ ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है 1 साल से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मतलब WHO, इनके एम्प्लॉयज़ अगर इंडिया में रह रहे हैं 1 साल से कम, उन्हें भी हम नॉर्मल रेजिडेंट नहीं मानेंगे। क्रू मेंबर्स ऑफ फॉरेन वेसल, उन्हें भी हम एम्प्लॉयज़ नहीं मानेंगे। कॉमर्शियल ट्रैवलर हो गए, सीजनल वर्कर और बॉर्डर वर्कर्स, क्लियर है। और इससे पहले हमने पढ़ा था डोमेस्टिक टेरिटरी पढ़ी थी। डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है कि जो वो जोग्राफिकल एरिया जहाँ तक हमारी गवर्नमेंट का राज है, एडमिनिस्ट्रेट करती है, और जहाँ पे लोग फ्रीली सर्कुलेट हो सकते हैं, जहाँ पे लोग फ्रीली सर्कुलेट हो सकते हैं, मूवमेंट हो सकती है लोगों में, उसे हम क्या कहेंगे, डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट, ठीक है। जो भी एम्बेसी, मिलिट्री हाउसेज विद इन द पॉलिटिकल फ्रंटियर्स में है, मतलब पॉलिटिकल बाउंड्रीज में है, चाहे एम्बेसी अमेरिका में है लेकिन हमारी कंट्रोल में तो है, हम वहाँ के डिसीजन हम ही लेंगे, तो वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगी, क्लियर है। शिप्स वगैरह, अगर हमारे शिप वगैरह अमेरिका के पोर्ट पे खड़े हैं तब भी वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, क्लियर है। अगर कोई भी फिशिंग वेसल या ऑयल, नेचुरल गैस इंटरनेशनल वाटर में निकलती है और हमारे रेजिडेंट निकालते हैं, हमारे कंट्री के रेजिडेंट निकालते हैं, तो वो भी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा, क्लियर है। चलो जी, तो ऊपर डेप्रिसिएशन पढ़ा था और फिर हमने इन्वेस्टमेंट पढ़ा था, क्लियर है। तो आज की क्लास यहीं तक ओवर करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे, और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफ़र इनकम, ठीक है। और फिर इस चैप्टर को, ये कल एक छोटी सी वीडियो बनेगी और इस चैप्टर का एंड हो जाएगा, समझी बात। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।